नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टर्म्स रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। लुक, अब देखो यहां एक टर्म आपको बता रहा हूं मेनोरेजिया। क्या टर्म बता रहा हूं? मेनोरेजिया। क्लियर? देखो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड का लॉस है इट इज अराउंड 40 to 80 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड का लॉस होता है 40 to 80 ml। लेकिन अगर इससे ज्यादा ब्लड का लॉस होता है तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हो मेनोरेजिया। क्लियर? सो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेनोरेजिया। नाउ दूसरी बात, एक होता है डिस्मिनोरिया। क्या बोला मैंने? डिस्मिनोरिया। डिस मतलब जैसे डिस्कंफर्ट में डिस होता है कि नहीं ना, तो यहां आपने बात की डिस्मिनोरिया। दिस इज पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल या एनी काइंड ऑफ डिस्कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने क्या बोला? डिस्मिनोरिया। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं पॉलीमिनोरिया। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल है आपने बोला 28 डेज। क्लियर? नॉर्मल से अगर कम ड्यूरेशन की साइकिल है तो नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा होंगी, इसको बोलते हैं पॉलीमिनोरिया। ठीक? समझे मेरी बात? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन 28 डेज है और ये उससे कम ड्यूरेशन की है, ठीक, तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ती चलेंगी कि नहीं? कोई साइकिल 28 डेज में कंप्लीट हो रही है और अब 28 से कम में हो रही है किसी के अंदर, ठीक, तो नंबर ऑफ साइकिल्स का नंबर बढ़ता चलेगा साल भर में। ऐसे तो साल भर में 12-13 साइकिल हैं, लेकिन अगर 28 से कम डेज की हो जाए तो नंबर ऑफ साइकिल्स विल इंक्रीज। सो कुल मिला के सीधी सी बात, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉर्मल से कम ड्यूरेशन की है, तो आप बोलेंगे पॉलीमिनोरिया। ठीक है? नाउ अब देखो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल से रिलेटेड एक पॉइंट आपको बताता हूं। ठीक? पहली बात, पहले आपको पॉइंट बता रहा हूं, फिर लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन। पोस्ट मेनोपोजल फीमेल के यूरिन में जो हार्मोन एक्सक्रीट होता है वो है एफएसएच। क्लियर? तो मेनोपोज के बाद फीमेल के यूरिन के अंदर कौन सा हार्मोन आने लगता है? तो वो कौन है? एफएसएच। क्यों है? तो ध्यान दो, मैंने आपको बोला मेनोपोज होगा, इसका मतलब जो ओवरीज की बात करोगे इट हैज टर्न्ड फाइब्रस। ओवरीज की बात करोगे फाइब्रस हो गया। अब इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे कितना भी आप एफएसएच बढ़ा लें। ठीक ना? फॉलिकुलर डेवलपमेंट बंद हो गया तो थीका इंटरना नहीं होगा, आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा। इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में गिर जाएगा कि नहीं? तो मेनोपोज के बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट बंद हो गया, इसलिए मेनोपोजल फीमेल पोस्ट मेनोपोजल फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी? एफएसएच। क्लियर? तो ये एफएसएच की बात करोगे, दिस विल बी एक्सक्रीटेड इन हर यूरिन। ठीक है? नाउ अब देखो एक और बात कि जब एफएसएच बढ़ गया तो वापस फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए कि नहीं? नो, क्योंकि यहां इट हैज टर्न्ड फाइब्रस, सारी चीज खत्म हो चुकी। क्लियर? ओवरी कुल मिला के कंप्लीटली किसके लिए इनसेंसिटिव हो चुकी? एफएसएच एलएच के लिए। तो अब आप कितना भी बढ़ा दो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए मेनोपोज के बाद परमानेंटली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। इसलिए क्या चीज बढ़ जाती है? एफएसएच। एफएसएच का ब्लड में ज्यादा लेवल बढ़ गया तो वो कहां एक्सक्रीट होने लग रहा है? यूरिन में। ठीक है? नाउ अब देखो इसके बाद अब अपन बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं रिस्क पीरियड मेथड की बात करोगे, सेफ पीरियड मेथड की बात करेंगे तो ये मीनोरेजिया हो गया, डिस्मिनोरिया हो गया। ठीक है? पॉलीमिनोरिया के बारे में आपको बताया और एक पॉइंट पोस्ट मेनोपोजल फीमेल से रिलेटेड बताया। क्लियर? नाउ अब देखो लुक, जब रिस्क पीरियड की बात करोगे या फर्टाइल पीरियड की बात करोगे तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पर रिलेट कर देता हूं। लुक, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने देखा था, इसको बोला ब्लीडिंग पीरियड या इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्लियर? करीब 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होगा? ब्लीडिंग होगी कि नहीं? इसका मतलब यहां क्या टूट गई? स्ट्रेटम फंक्शनल, और कुछ नहीं तो एंडोमेट्रियम शेड हो गई। क्लियर? ना अब ब्लीडिंग फेज के बाद क्या आता है? आपको पता है फॉलिकुलर फेज। ठीक? यहां किसका लेवल बढ़ता है? एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक?
तो एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ तो उसने किसको एक्टिव कर दिया? प्राइमरी फॉलिकल्स। बेटा प्राइमरी फॉलिकल से क्या डेवलप होंगी? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करोगे ये किस में कन्वर्ट होगी? टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल फाइनली किस में? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, जब आप सेकेंडरी फॉलिकल पर आ गए थे तो मैंने आपको कई बार बोला है थी का। इज दिस क्लियर? थी का मतलब अब किसकी बात करना स्टार्ट कर दोगे आप? एस्ट्रोजन। तो देखो यहां किसका लेवल बढ़ने लगा? एस्ट्रोजन का। ठीक, और आगे चलकर एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा और उसने क्या किया? एफएसएच एलएच दोनों को पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक, अब ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगी बेटा? रप्चर होगी और ये क्या रिलीज हो गया? सेकेंडरी oocyte, और इसे आपने बोला ओव्यूलेशन। ठीक, तो 14th डे पर क्या हुआ था? ओव्यूलेशन। तो मुझे बताइए अगर मैं 6th से लेकर 13th डे तक की बात कर रहा हूं तो ये कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। कौन सा है ये? फॉलिकुलर फेज। ठीक, नाउ अब यहां मैं बता रहा हूं 15th से लेकर 28th डे तक की बात करता हूं। ठीक है ना? तो ये ओव्यूलेशन से पहले है तो इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी, और ये ओव्यूलेशन के बाद है तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक है, फिर जो चीज बनी उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद आप बात करते हो यहां पर कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है ना? ये एल्बिकन्स क्या कर गया? रिग्रेस हो गया कि नहीं? बोलो। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होकर फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस एल्बिकन्स। और यहां कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कंप्लीट डीजनरेट हो गया और क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो अब धीरे धीरे गिर रहा है कि नहीं? ठीक है, और यहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल से कम होते ही क्या स्टार्ट हो जाती है? ब्लीडिंग। ठीक है, नाउ अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताता हूं रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड। देखो जिस पीरियड में फीमेल अनसेफ सेक्स करे और उसके बाद उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हो उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड या रिस्क पीरियड। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के जिन दिनों के अंदर, जिन डेज में फीमेल अनसेफ कॉइटस करे, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, उसके बाद भी प्रेग्नेंट ना हो, तो वो पीरियड कौन से होते हैं? सेफ पीरियड। तो कैलकुलेट कैसे होगा? तो ध्यान दो, रिमेंबर मैंने आपको बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट 14 डेज क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। याद आ रही है बात? ठीक, तो देखो सपोज किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या माइनस कर दूं मैं? 14। तो क्या आ जाएगा? डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो क्या आया? 14th इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो क्या आप डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लगा सकते हैं? यस, 30 माइनस 14, तो यहां डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या आ गया? 16th। तो कुल मिला के कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो माइनस 14 करोगे तो क्या आ जाएगा? डे ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ माय क्वेश्चन, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लगाइए, 14। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो अब उसका रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड बताइए। नाउ हाउ टू कैलकुलेट? रिमेंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन आपको पता है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन काउंट हो गया कि नहीं? कैलकुलेट हो गया। तो यहां पर आपको पता लगा 14th वॉज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक, नाउ अब देखो जब आप एग की बात करोगे, फिलोपियन ट्यूब ओवरी से जब एग रिलीज हुआ उसके 48 आवर्स तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद ये एग डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब करीब 2 डेज तक एग सरवाइव कर पाता है। नाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म कहां पहुंच गया? फीमेल वेजाइना में। तो ध्यान दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म कितने दिन तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है? तो आप बोलते हैं 4 डेज। कितना बोलते हैं? 4 डेज। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो 14th की बात कर रहे हैं, ये मैं लिखता हूं 15 और ये मैं लिखता हूं 16। ध्यान दो 14th में ओवुलेशन हुआ तो 15 और 16 तक एग जिंदा है। इसका मतलब इन तीनों दिन में कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो एग और स्पर्म के मिलने के चांसेस हैं कि नहीं? यस। अब एक और पॉइंट सुनो, 14 से पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां 13, फिर बता रहा हूं 12, फिर 11 और फिर बात करता हूं 10। ध्यान दो 4 दिन पहले की बात करता हूं और 2 दिन बाद की बात करता हूं। क्लियर?
तो देखो अर्ली 14th पर ओवुलेशन हुआ और 10th लेट पर कॉइटस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो 11th 12th 13th और 14th, ठीक, तो एग और स्पर्म मिलने के चांसेस हैं कि नहीं, बोलो, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी हैं। इसका मतलब एग की बात करोगे एग्जैक्टली 14th पर आएगा ये जरूरी नहीं है, ये बॉडी की फिजियोलॉजी है, आगे पीछे हो सकता है एग रिलीज। इज दिस क्लियर नाउ? तो ध्यान दो, अगर 14th पर एग रिलीज हो रहा है और 10th पर क्वार्टस हो तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। तो अगर 10th 11th 12th 13 इन दिनों में कभी भी क्वार्टस किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांस बनते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? इस पीरियड की बात करोगे तो 10 से लेकर 16 तक की बात करोगे, और अगर मैं एक पॉइंट एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या बोलती है 28 से लेकर 29 डेज तक की बात कर देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। सपोज 14th की जगह 15th की ही बात कर ली, आगे पीछे एक दिन, तो ये 17। 10 से लेकर 16 तक या 10 से लेकर 17 तक की अगर मैं बात करूं तो ये पीरियड क्या होगा, फर्टाइल पीरियड है, इसको बोलते हो आप रिस्क पीरियड। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो इस ड्यूरेशन में क्या ना करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ध्यान दो, अगर कोई फीमेल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर चल रही है, कोई आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रही है, तो इन दिनों उसे कॉइटस अवॉइड करना होगा। इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो, सो 10 से लेकर 17 तक का ये जो पीरियड है इसको बोलते हो रिस्क पीरियड, इसे बोलते हो फर्टाइल पीरियड। इज दिस क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम प्रेग्नेंट होने के चांसेस इन्हीं दौरान होंगे, ठीक है नाउ। बाकी जितने भी दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सब क्या है, सेफ पीरियड। इज दिस क्लियर नाउ? सो हाउ इजी इट इज टू कैलकुलेट। तो आपने बात की रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड, तो कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो -14 करते ही क्या आ जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन की बात करोगे उससे 4 दिन पहले और 2 दिन बाद एक्सटेंड कर दो, और इनको जब आप काउंट करोगे तो रफली आपको क्या मिल जाएगा, रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड, और बाकी सारे दिन क्या रहेंगे, सेफ पीरियड। क्लियर नाउ? जनरल डिफाइन करते वक्त क्या बोलते हैं इसको, जनरली अगर आप डिफाइन करने की बात करते हो तो ध्यान दो, ये मैंने आपको बोला यहां पर फॉलिकुलर फेज, तो शॉर्ट में बोल रहा हूं दिस इज फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज का क्या है बेटा, मिड, और ये क्या होगा, ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी का मिड है। तो ध्यान दो, ओव्यूलेटरी का मिड ये है और पोस्ट ओव्यूलेटरी का मिड ये है। तो मिड प्री ओव्यूलेटरी से मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी, मिड प्री ओव्यूलेटरी से मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी की बात करोगे, इसको क्या बोल दिया गया, फर्टाइल पीरियड या रिस्क पीरियड। सो मिड प्री ओव्यूलेटरी टू मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी। देखो, मिड प्री ओव्यूलेटरी से मिड पोस्ट पर चलूंगा तो बीच में कहीं एग आएगा कि नहीं, ठीक नाउ। अब मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी से मिड प्री की तरफ जाऊं तो ये सेफ पीरियड है। ध्यान से सुनो, मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी से मिड प्री की तरफ जाऊं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेफ पीरियड। तो एक लाइन में शॉर्ट बोलता हूं, कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो -14 करोगे क्या आ जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन। इसमें इधर 4 ऐड कर दो और इधर 2 की बात करो, ये पीरियड आपके पास रिस्क है, बाकी सब क्या है, सेफ पीरियड। क्लियर नाउ? अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। लुक, लेट्स टॉक अबाउट ट्यूबेक्टोमी। अगर किसी फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कर दी गई है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या नहीं होंगे, उस पर ध्यान दें। लिसन, फेलोपियन ट्यूब को, दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं एंड दे आर टाइड विद सर्जिकल थ्रेड, ठीक नाउ। अब पहली बात, जब फेलोपियन ट्यूब को कट किया है तो क्या ओवरी को निकालकर बाहर फेंका है, नो। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएगा FSH और LH, वो तो ओवरी के ऊपर काम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो FSH LH की बात करोगे, ये ओवरी पर एक्ट करेगा और ओवरी में क्या रहेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। नाउ, सो व्हेन यू डू ट्यूबेक्टोमी, अगर किसी फीमेल में ट्यूबेक्टोमी की गई है तो उसमें ओवरिन चेंज होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स यस। अब ध्यान दो, डेवलपिंग फॉलिकल में वो थीका का कंसेप्ट आएगा, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, इसका मतलब इससे क्या रिलीज होगा, वो हार्मोन रिलीज होगा। ध्यान दो, हार्मोन फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जा पाएगा क्या, नो, क्योंकि हार्मोन ब्लड के थ्रू जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू नहीं। तो ध्यान दो, ब्लड के थ्रू ये जाएगा, एस्ट्रोजन एक बार फिर एंडोमेट्रियम में क्या करवा देगा, चेंजेस करवा देगा। क्लियर? इसका मतलब ट्यूबेक्टोमी के बाद
फीमेल के अंदर यूट्राइन चेंज भी होंगे। जब यूट्राइन चेंज हो रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कि नहीं? यस। लेकिन एग कहां पर रिलीज होकर पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म यहां पर आ गया। क्या स्पर्म और एग कभी मिल सकते हैं? नो। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इंप्लांटेशन नहीं होगा, तो एचसीजी भी नहीं आएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बचेगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी। इज दिस क्लियर? तो अगर किसी फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कर दी गई है तो क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है? नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। यस और नो? नाउ दूसरी बात करते हैं हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हिस्टीरा मतलब होता है यूट्रस। अब देखो, सपोज यहां पर किसको रिमूव कर दिया जाए? यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट यूट्रस। इज दिस क्लियर? अगर केवल यूट्रस को रिमूव किया जाए, ठीक? देखो, हिस्टेरेक्टोमी में दो टर्म्स आती हैं जिस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिमूवल, कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी में ये सारी चीजें निकाल कर फेंक देते हैं, बट हिस्टेरेक्टोमी की ही बात कर रहा हूं तो अगर केवल यूट्रस को निकाल कर फेंका गया, ठीक है, तो अभी ओवरी तो है कि नहीं? यस, क्योंकि ओवरी तो किससे जुड़ी हुई है? अभी भी ब्रॉड लिगामेंट से। क्लियर? ना, तो ओवरिन चेंज होगा, एफएसएच एलएच आएगा, ओवरी में तो चेंज करवाएगा, तो बेटा ओवरिन चेंज होगा कि नहीं? डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, वो कहां एक्ट करेगा? एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? और जैसे ही वो एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा तो चेंज करवाएगा कि नहीं? लेकिन यहां यूट्रस है ही नहीं तो यूट्राइन चेंज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हार्मोन कहां एक्ट कर रहे थे? यूट्रस के ऊपर। क्लियर? तो हिस्टेरेक्टोमी के बाद यूट्राइन चेंज नहीं होते। क्लियर? जब यूट्रस ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम क्या तो थिक होगी और क्या टूटेगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। क्लियर? एग की बात करोगे, स्पर्म आपने पूरा पाथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो स्पर्म और एग मिल ही नहीं सकते, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है? नाउ बायलेटरल ओवेरेक्टोमी, इसका मतलब बोथ द ओवरीज। अगर किसी फीमेल की दोनों ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए तब क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, दोनों ओवरी रिमूव कर दी तो ओवरिन चेंज नहीं होगा, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, ओवरिन चेंज नहीं होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो यूट्राइन चेंज भी नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। ओवरी नहीं है तो एग भी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा? किसी का नहीं। ठीक है? नाउ लेकिन अगर एक ओवरी रिमूव की है, जिसको बोलते हैं यूनिलेटरल ओवेरेक्टोमी, या मैं सीधे बोलूं इफ ओनली वन ओवरी इज रिमूव्ड, ठीक है, तब क्या होगा? लुक, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा कि नहीं? मतलब ओवरिन चेंज होगा, यहां से हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएगा और ये यूट्रस पर काम करेगा कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, ओवरिन चेंज होगा तो यूट्राइन चेंज भी होगा। ठीक है? तो हार्मोन्स एक्ट करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कि नहीं? और एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी हैं कि नहीं? लेकिन यहां एक बात क्लियर कर दूं, ह्यूमन फीमेल में ऑल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होता है हर महीने। एक महीने इस ओवरी से एग रिलीज हुआ तो अगले महीने इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, तो कुल मिला के ऑल्टरनेट ओवरी से जनरली एग रिलीज होते हैं। इज दिस क्लियर? तो एक ओवरी को रिमूव कर दिया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे वो बढ़ जाता है। तो यहां पर आप बात करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे, ये क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी बस। इज दिस क्लियर? नाउ तो मैंने बोला ट्यूबेक्टोमी की बात करोगे क्या होगा? ठीक, तो ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, बायलेटरल ओवेरेक्टोमी, ठीक है, जब दोनों ओवरी को रिमूव कर दिया और जब एक ओवरी को रिमूव किया तब क्या हुआ? ठीक है? नाउ तो ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर? नाउ एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ध्यान से सुने। प्रेग्नेंट फीमेल, इन प्रेग्नेंट फीमेल, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें अगर आप क्या हटा देते हैं? उसकी दोनों ओवरीज हटा देते हैं। इफ बोथ द ओवरीज आर रिमूव्ड, तो ध्यान दो, दोनों ओवरीज हटाते हैं उसको बोलते हैं बायलेटरल ओवेरेक्टोमी, और एक ओवरी को हटाते हैं उसको बोलते हैं यूनिलेटरल ओवेरेक्टोमी। बट इन टर्म्स की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान दो, ये फीमेल प्रेग्नेंट है
और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अगर आपने दोनों ओवरीज निकाल कर फेंक दी तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, इफ बोथ द ओवरीज आर रिमूव्ड बट सेकेंड मंथ में, तो क्या हुआ? ध्यान से सुनो, याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर क्या बना होगा? कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि जहां से ओवर रिलीज हुआ होगा वहीं क्या बना था? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने कॉर्पस ल्यूटियम मेनली क्या सीक्रेट कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन, और क्या भी कर रहा था? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन को आपने बोला था प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अगर आपने दोनों ओवरी हटा दी तो किसी एक में कॉर्पस ल्यूटियम था, अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा और क्या हो जाएगा? एबॉर्शन। तो सेकंड मंथ में प्रेग्नेंट फीमेल में अगर सेकंड मंथ में दोनों ओवरी हटा दी तो क्या हो जाएगा? एबॉर्शन। ठीक, अब ध्यान दो, यहां पर जब आप बात करते हो आफ्टर थर्ड मंथ, ठीक, देखो, इंप्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फोर्थ मंथ, तीसरा महीना खत्म होने के बाद फोर्थ मंथ स्टार्ट हो गया कि नहीं? अब प्लेसेंटा सफिशिएंट हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो अगर थर्ड मंथ के बाद प्रेग्नेंट फीमेल में थर्ड मंथ के बाद दोनों ओवरी को हटाया तो प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू बिकॉज सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या होगा? प्लेसेंटा है ना। ठीक है, तो ये आपने एक छोटा सा पॉइंट देखा। अब एक पॉइंट बताता हूं आपको, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं। लिसन, बहुत पुरानी अगर आप क्वेश्चंस देखें तो इसमें एक पॉइंट लिखा है वर्जिन फीमेल। ठीक, वर्जिन फीमेल मतलब जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही नहीं, वो ही वर्जिन है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, वर्जिन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कि नहीं? यस। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो हर महीने उसमें क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। आप समझ रहे हैं? हर महीने इस फीमेल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, लेकिन कॉइटस हुआ ही नहीं कभी भी, तो कभी स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर नहीं करेगा। तो हर महीने इस फीमेल में क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन वर्जिन फीमेल, तो आंसर दूंगा 0। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर करता है उसके बाद आप टर्म यूज करते हो ओवा या ओवम। क्लियर? तो ये वर्जिन है तो इसमें स्पर्म का कंसेप्ट आया ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो ध्यान दो, वर्जिन फीमेल में यहां जानबूझकर आपसे सेकेंडरी oocyte और ओवा में डिफरेंस पूछा है। ध्यान दो, रिलीज हमेशा सेकेंडरी oocyte होता है, ओवा तो नहीं। लेकिन आपके लेवल पर सेकेंडरी oocyte और ओवा एक ही बात है, इसलिए अपने को कुछ ध्यान नहीं देना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एग्स। क्लियर? एग्स के बारे में आपको बताता हूं मैं, अलग अलग तरह के एग्स हैं, किसके बेसिस पर क्या बेसिस है। लेकिन उससे पहले, एग के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं उसे? यॉक। तो यॉक इज द स्टोर्ड फूड इनसाइड द एग। क्लियर? नाउ यॉक की बात करोगे, इसके सिंथेसिस को बोलते हैं वाइटिलोजेनेसिस। लुक, व्हाट इज वाइटिलोजेनेसिस? मतलब सिंथेसिस ऑफ यॉक। ठीक, यॉक का सिंथेसिस कहां पर होता है? लिवर में भी होता है और oocyte में भी होता है। ध्यान दो, मैं आपको रेगुलरली और बार बार बोल रहा हूं कि जो टर्म्स बिल्कुल नई है, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, तो मेरे बोलने के बाद आप मेरे साथ साथ जरूर से बोलें, या तो साथ साथ बोलें उसके बाद बोलें, और रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है? लुक, अब देखो, तो ये यहां तक बात हुई। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एग, पहली बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। देखो, किसी एग में यॉक कम होता है, किसी में ठीक ठीक होता है, और किसी में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो जिस एग में यॉक काफी कम होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हो, माइक्रोलिसाइथल। क्या बोलोगे? माइक्रोलिसाइथल। क्लियर? तो जितने भी यूथीरियन मैमल्स हैं, मतलब प्लेसेंटल मैमल्स, आई रिपीट, जितने भी यूथीरियन मैमल्स हैं उन सब के एग में अमाउंट ऑफ यॉक बहुत कम होता है।
क्लियर। एग्जाम्पल्स और भी हैं, लेकिन अपन उतनी सिंप्लिसिटी के साथ देखते हैं जो अपने को याद रह सके ना। ह्यूमन भी प्लेसेंटल मैमल है, लेकिन ह्यूमन एक अलग कैटेगरी में डाल दिया एलिसाइथल एग की। इज दिस क्लियर? तो ह्यूमन एग एलिसाइथल है क्योंकि यहां अमाउंट ऑफ यॉक इतना कम है कि आपको बोलना पड़ा नेग्लिजिबल। अमाउंट ऑफ यॉक जीरो नहीं बोल सकते, तो आपने क्या बोला? नेग्लिजिबल। तो ह्यूमन एग इज एलिसाइथल, बाकी जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं सब क्या हैं? माइक्रोलिसाइथल एग्स वाले हैं। क्लियर? नाउ मीजोलिसाइथल, जब यॉक का अमाउंट न ज्यादा हो न कम हो, जब यॉक का अमाउंट न तो ज्यादा हो न कम हो, ठीक है, दैट मीन्स व्हेन अमाउंट ऑफ यॉक इज मॉडरेट, तो क्या बोलोगे? मीजोलिसाइथल। ठीक, यहां पर आप बात करोगे एम्फीबियंस की, और एम्फीबियन में सबसे कॉमन एम्फीबियन आपको पता है, दैट इज फ्रॉग। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, पॉलीलिसाइथल नाम खुद बहुत बता रहा है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होगा तो आप बोलोगे पॉलीलिसाइथल एग। ध्यान दो, बर्ड के एग्स कंज्यूम किए जाते हैं कि नहीं? तो मुर्गी के अंडे के अंदर अमाउंट ऑफ यॉक इज मोर, रेप्टाइल्स के एग के अंदर अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा होता है। इनफैक्ट अंडे देने वाले जो मैमल्स होते हैं, इफ यू कैन रिकॉल, दे आर टर्म्ड एज प्रोटोथीरियंस। इज दिस क्लियर? तो प्रोटोथीरियन मैमल्स आर एग लेइंग मैमल्स, तो वो कैसे हैं? पॉलीलिसाइथल एग्स हैं उनके। बर्ड्स मतलब एवीज की बात करोगे, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे एग्स में अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा है। देखो, इंसेक्ट एग बहुत छोटा है, लेकिन एग के कंपैरिजन में अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा होता है, इसलिए इंसेक्ट एग को किस में डाला? पॉलीलिसाइथल क्राइटेरिया के अंदर। इज दिस क्लियर? तो लेस है तो माइक्रोलिसाइथल, ठीक ठीक है तो मीजोलिसाइथल, लार्ज अमाउंट है तो पॉलीलिसाइथल, और नेग्लिजिबल है तो एलिसाइथल। तो ह्यूमन किस कैटेगरी में है? एलिसाइथल। Now, so पहला basis of classification, the first basis of classification of egg, ठीक, that was the amount of yolk. Now, second, on the basis of distribution of yolk. Second, on the basis of distribution of yolk. अब देखो, egg की बात करोगे, egg में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, और क्या भी होगा? yolk. तो ध्यान दो, when yolk is equally distributed, ठीक, सो इस तरह के एग्स को बोलेंगे आइसोलिसाइथल या होमोलिसाइथल। तो ध्यान दो बेटा, दोज एनिमल्स विच आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ यॉक, जिन एग्स में अमाउंट ऑफ यॉक बहुत कम होता है, उनमें यॉक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, नाउ तो ह्यूमन एग, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी यूथेरियंस मतलब प्लेसेंटल मैमल्स हैं, इन सब के एग कैसे हैं? आइसोलिसाइथल। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो ये जो एलिसाइथल हैं और माइक्रोलिसाइथल हैं, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेस पर कैसे हैं? आइसोलिसाइथल। नाउ अब देखो नेक्स्ट, टीलोलिसाइथल। टीलो मतलब होता है एंड। क्लियर? नाउ जैसे अगर क्रोमोसोम की भी बात करूं तो क्रोमोसोम के एंड को क्या बोलते हो आप? टीलोमियर। तो ध्यान दो बेटा, लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉग एग, एम्फीबियन एग। क्लियर? देखो यहां पर क्या होगा, सारा का सारा यॉक एक ही तरफ पड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म दूसरी तरफ है। क्लियर? ये जो एम्प्टी स्पेस में आपको बता रहा हूं, जो आपको ब्लैंक दिख रही है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? और दूसरी तरफ क्या है? यॉक। ठीक ना, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं एनिमल पोल। एपी मतलब एनिमल पोल, और यहां इधर आप बात करोगे इसको बोलते हैं वेजिटल पोल। क्या बोलेंगे? वेजिटल पोल। क्लियर? देखो, कोई भी एग हो, स्पर्म की एंट्री हमेशा कहां से होती है? एनिमल पोल की तरफ से। कहां से होगी? स्पर्म एंटर्स इनसाइड द एग फ्रॉम एनिमल पोल रीजन। ठीक ना, अब देखो, तो टीलो, सारा का सारा यॉक एक ही पोल की तरफ पड़ा हुआ है। आपने इस तरह के एग को डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर क्या बोला? टीलोलिसाइथल। अब बोलेंगे डिस्कॉइडल। ठीक ना, अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक का अमाउंट इतना ज्यादा है कि दिस साइटोप्लाज्म इज फ्लोटिंग इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क। यॉक का अमाउंट इतना ज्यादा है कि साइटोप्लाज्म तो डिस्क के फॉर्म में ऊपर तैर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? डिस्कॉइडल, या इसको क्या भी बोलते हैं? हेविली टीलोलिसाइथल एग।
तो डिस्कॉइडल को हेविली टीलोलिसाइथल एग भी बोलते हैं। क्लियर? या डिस्कॉइडल तो आपको पता है ही सही। क्यों बोला? क्योंकि साइटोप्लाज्म इज फ्लोटिंग इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क। क्लियर? नाउ बर्ड्स मतलब एवीज, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस, इनके एग कैसे हैं? डिस्कॉइडल नेचर। किसके हैं? कैसे हैं? डिस्कॉइडल। क्लियर? नाउ सेंट्रोलिसाइथल एग, नाम से ही पता लगता है व्हेन यॉक इज इन सेंटर, जब यॉक सेंटर में हो तो इस तरह के एग को क्या बोलोगे? सेंट्रोलिसाइथल। नाउ सेंट्रोलिसाइथल एग इंसेक्ट एग की प्रॉपर्टी है। अगर मैंने बोला एग सेंट्रोलिसाइथल है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर होगा इंसेक्ट एग ही होगा। इज दिस क्लियर? नाउ एक पॉइंट, ऑल पॉलीलिसाइथल एग, आई रिपीट, all the polylysythal egg except insect egg are discoidal। तो ये पॉइंट सही है कि नहीं? ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। क्लियर? ठीक। नाउ तो मैंने बोला सारे पॉलीलिसाइथल एग डिस्कॉइडल हैं एक्सेप्ट इंसेक्ट एग। तो इंसेक्ट एग कैसा होता है? सेंट्रोलिसाइथल। ठीक। तो इंसेक्ट एग इज पॉलीलिसाइथल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर इंसेक्ट एग कैसा होगा? सेंट्रोलिसाइथल। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं शेल। इफ वी टॉक अबाउट बर्ड एग, बर्ड के एग की बात करोगे तो उसके बाहर टफ कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। रेप्टाइल के एग में भी ऐसा ही होता है। तो ध्यान दो बेटा, जो अंडे जमीन पर दिए जाते हैं, लेट मी रब दिस पार्ट। क्लियर? तो जो अंडे जमीन पर दिए जाते हैं, क्लियर, उनके ऊपर क्या मिलेगी आपको? टफ कवरिंग। ठीक है ना? क्योंकि एग्स विच आर लेड ऑन लैंड, तो क्या मुर्गे के अंडे जमीन पर देंगे तो क्या वो पिचक जाएंगे? नो। क्या वो सूख जाते हैं? नो। क्लियर? तो ध्यान दो बेटा, जिन एग्स के आसपास टफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है उनको बोलते हैं क्लिडोइक एग्स। क्या बोलेंगे? क्लिडोइक एग। एग्जाम्पल बर्ड एग। लुक, तो ये टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन है। जमीन पर दिए जाने वाले अंडे कैसे होते हैं? क्लिडोइक। तो ध्यान दो, बर्ड्स का एग, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस एंड इवन इंसेक्ट एग, ये सब कैसे हैं? क्लिडोइक हैं। ठीक। नाउ देखो, एग्स विच आर लेड इन वाटर, जो अंडे पानी में दिए जाते हैं, तो ध्यान दो बेटा, फिशेज और एम्फीबियंस कैसे हैं? ठीक, ये पानी में रहते हैं कि नहीं? तो इनके अंडे कैसे होंगे? नॉन क्लिडोइक। इसका मतलब उनके अंडों के बाहर टफ शेल नहीं होता। क्लियर? और ऑल वीवीपेरस एनिमल्स, जो एनिमल्स डायरेक्ट बच्चे देते हैं, उनके एग्स के बाहर भी टफ कवरिंग या शेल नहीं होता। तो ह्यूमन फीमेल में एग रिलीज होकर कहां पहुंचा? फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? फैलोपियन ट्यूब। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां हो गया? यूट्रस के अंदर। तो सारा ही प्रोसेस क्या होगा? बॉडी के अंदर ही हुआ कि नहीं? ठीक है? तो ऑल वीवीपेरस एनिमल्स, क्लियर, एंड एग्स विच आर लेड इन वाटर, दे आर नॉन क्लिडोइक। कैसे हैं ये? नॉन क्लिडोइक है। नाउ अब देखो, बर्ड के एग की बात करोगे तो बर्ड के एग के आसपास क्या होगा बेटा? जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, एंड दीज पोर्स आर मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये पोर्स किस लिए बने हैं? दीज आर मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब देखो, बर्ड के अंडे को मैं पानी में डाल दूं तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा और इस एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मर जाएगा। क्लियर? या फिर इफ एग ऑफ बर्ड, बर्ड के एग को मैं वार्निश से पेंट कर दूं तो भी एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मर जाएगा, क्योंकि वार्निश से पेंट करने के बाद पोर्स बंद हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो बर्ड के एग को आप वार्निश से पेंट करोगे तो एम्ब्रियो इनसाइड द एग विल डाई। ठीक। स्पर्म कहां एंटर करता है? फ्रॉम एनिमल पोल। एग के अंदर मैंने आपको बताया था स्टोर्ड फूड कौन होता है? यॉक होता है। इज दिस क्लियर? और इंसेक्ट एग पर ध्यान देना होगा आपको। इंसेक्ट एग इज सेंट्रोलिसाइथल एंड पॉलीलिसाइथल। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग के बारे में बता दिया। क्लियर? एग का रिक्वायरमेंट केवल एक छोटी सी बात के लिए है, क्योंकि मुझे आगे आपको क्लीवेज एक्सप्लेन करना है, बाकी इसमें रटने के लिए कोई भी बात नहीं है। क्लियर? नाउ अब एक टर्म के बारे में देखते हैं, दैट इज एग। क्या मतलब है? तो देखो, व्हाट इज एग? oocyte या ओवम और उसके आसपास जो भी एग मेम्ब्रेन है, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? एग। अब देखो, एग मेम्ब्रेन, इफ यू कैन रिकॉल, मैंने बताया था जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, एग मेम्ब्रेन, अगर एग मेम्ब्रेन को
ओवम ने बनाया है तो वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, और अगर एग मेम्ब्रेन ओवेरी ने बनाई है तो वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। अगर एग मेम्ब्रेन फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में बनी है तो वो है टर्शरी। इसका मतलब एग मेम्ब्रेन की बात करोगे तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ डिपेंड करता है बनाया किसने। जब oocyte या ओवम ने बनाया है तो प्राइमरी, ठीक। ओवरी में बनी है सेकेंडरी, ठीक। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में बनी है तो बोलेंगे टर्शरी। अब देखो, ओवरी की बात करोगे तो oocyte ने अपने आसपास एक जेली लाइक लेयर बनाई, इसको बोला जोना पेलिसिडा। क्या बोला? जोना पेलिसिडा। तो जोना पेलिसिडा क्या हुई बेटा? प्राइमरी, ठीक है। जोना पेलिसिडा की बात करोगे, दिस इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन द मैमल्स। जोना पेलिसिडा केवल मैमल्स में है। अब देखो, ये स्ट्रोमा के सेल्स इसके आसपास आकर अटैच हो जाएंगे तो फाइनली मैंने एक और टर्म आपको बताई थी आगे चलकर, पहले, दैट वाज कोरोना रेडिएटा। इज दिस क्लियर? तो ये जब ओवरी ने बनाई तो ये कौन सी मेम्ब्रेन हुई? कोरोना रेडिएटा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक। तो जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा की बात करोगे, ये केवल मैमल्स में ही मिलती हैं, ठीक। अब देखो, बाकी एनिमल्स के एग पर आपको क्या मिलेंगी? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के नाम पर क्या मिलेंगी? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। कुछ शार्क होती हैं जो अंडे देती हैं, एग लेइंग शार्क में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हो आप, दैट इज जोना रेडिएटा। बट इस पर से आज दिन तक कभी क्वेश्चन ही नहीं आया है। इज दिस क्लियर? तो जोना रेडिएटा का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इंसेक्ट एग की बात करोगे, इंसेक्ट एग में जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है वो होती है कोरियन, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्चरी। जब एग मेम्ब्रेन फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में जाकर बने तो उसको बोलते हैं टर्चरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक, जेली कोट, ठीक। फ्रॉग की बात करोगे तो फीमेल फ्रॉग एक साथ अराउंड 1500 एग ले करती है, एंड ऑल दीज एग्स आर कवर्ड बाय अ जेली कोट, ठीक। ये सब किससे कवर्ड हैं? जेली कोट से, ठीक है। तो जेली कोट कहां मिलेगा? एम्फीबियंस के अंदर, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेल एंड शेल मेम्ब्रेन। लुक, मुर्गी के अंडे की बात करोगे, उसको टक 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 अगर आपने तोड़ दिया तो यॉक पूरा का पूरा आपने बाहर निकाल दिया कि नहीं? अब भी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से एक पतली सी लेयर जुड़ी हुई है। इज दिस क्लियर? तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर तो क्या है? शेल है, और जिस पतली सी लेयर के ऊपर शेल या कैल्शियम कार्बोनेट चिपका हुआ है उसको बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। तो बर्ड्स या एवीज जिसको आप बोलते हो, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस, क्लियर, इनके अंदर क्या मिलेगी? शेल और शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल बताए मैंने? टर्शरी के। लुक नाउ, एग मेम्ब्रेन का कंसेप्ट, किसी भी एग के अंदर तीनों एग मेम्ब्रेन्स नहीं होती तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करती। या तो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी के साथ टर्शरी हो। इज दिस क्लियर? इसका मतलब प्राइमरी एग मेम्ब्रेन तो हर एग में होगी। यू गॉट द पॉइंट? नाउ प्राइमरी के साथ सेकेंडरी किस में मिलेगी? मैमल्स में। तो याद करो, मैंने बोला था जोना पेलिसिडा प्राइमरी है और कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी है। इंसेक्ट में वाइटिलाइन मेम्ब्रेन मिलेगी और सेकेंडरी कौन है? कोरियन। लेकिन मैं इसे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपसे। नेक्स्ट, प्राइमरी और टर्शरी, ठीक। प्राइमरी और टर्शरी की बात करते हैं तो ध्यान दो, फ्रॉग के एग पर प्राइमरी कौन है? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। लेकिन टर्शरी कौन है? तो वो कौन है? जेली कोट। ये सब पर क्या होगा? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है इन सब के बाहर, और सब कॉमनली जिससे कवर्ड है वो कौन है? जेली कोट। इज दिस क्लियर? तो फ्रॉग में आपको क्या मिला? प्राइमरी और टर्शरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियंस। इनके अंदर भी क्या मिलेगी? प्राइमरी और टर्शरी। टर्शरी में कौन है? शेल मेम्ब्रेन, ठीक। और शेल मेम्ब्रेन के बाहर धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन स्टार्ट होना होता है, ठीक। और क्या बन जाता है? शेल। तो इनके अंदर क्या मिला आपको? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस में प्राइमरी और टर्शरी। तो प्राइमरी और टर्शरी कहां है? एम्फीबियंस में बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस के अंदर हैं। क्लियर? तो इतनी बात में से काम की बात केवल इतनी सी है कि जोना पेलिसिडा इज प्राइमरी, कोरोना रेडिएटा इज सेकेंडरी, एंड जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा आर फाउंड ओनली इन मैमल्स। इसके सिवा मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, ठीक है। नाउ अब देखो, ह्यूमन एग,
अगर एग की बात करूं तो ह्यूमन एग को बोला मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि बेटा जोना पेलिसिडा तो क्या होगा, जेली लाइक है, और कोरोना रेडिएटा की बात करोगे ये क्या है, सेल्यूलर। जोना पेलिसिडा की बात करोगे जेली लाइक है, और कोरोना रेडिएटा क्या होगा, सेल्यूलर, और एक से ज्यादा की बनी है तो बोलोगे मल्टी सेल्यूलर। क्लियर? नाउ ह्यूमन oocyte की बात करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर। ठीक, क्यों? मैंने केवल oocyte की बात की है, अगर मैं एग की बात करता तो मुझे एग मेम्ब्रेन भी ऐड करना पड़ता। क्लियर? तो काम की बात, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है। जोना पेलिसिडा कोरोना रेडिएटा क्लियर है, इसके सिवा कुछ याद नहीं करना। ठीक है ना? बस इतना सा याद रखो, जो आपको बताता जा रहा हूं वो कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज करते रहना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? डू इट बेटा, ये करते रहना।